लेकिन हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे कि चोर चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। अच्छे दिनों की बात करता था, आए क्या? किसानों की फसल दुगनी बात करता था, मिली क्या? ये वही बोलता है जो करता नहीं। शिवम न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रवीण बिदराना एकदम आज आप आए हैं नरवाना कोर्ट में। और जो 26, 27, 28 का जो पड़ाव था पंचकूला में, क्या अहम फैसला आया है किसानों से, आइए यहाँ पे बातचीत करते हैं। और वो कहते हैं कि कुछ गलती रह गई है। उन्होंने किसानों पे भी थोप दिया था कि मैं अपने भाइयों को समझाने में असमर्थ रहा होगा तो कानून वापस ले लेते हैं। तो अब इन दिनों में जो अलग अलग जगह पर हरियाणा में जो किसान जो लोग हैं वो है जो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब 26, 27, 28 को है जो पंचकूला में पड़ाव किया गया। और वहाँ पर जो प्रदर्शनी देखी हमने, जो उसमें जो जैसे खाने पीने की जो प्रदर्शनी थी, जो वहाँ पर अत्याचार किए गए, कीले लगाए गए, वो सब प्रदर्शनी वहाँ पर जो पोस्टरों पर लगाए गए थे। क्या कुछ दोबारा क्यों वहाँ पर जाना पड़ा किसानों को, क्या कुछ इसके बारे में बताएंगे सर? मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले तो आपका और आपका चैनल का और आपके दर्शकों का और पूरा प्रदेश और देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपका भी उतना ही लगातार आंदोलन है एक तरह का। दिन रात आप हमारे साथ रहे और बहुत दूर दराज तक भी आप हमारे साथ गए हो, तो आप भी उसे जीत के बधाई के उतने ही पात्र हो जितने हम किसान हैं। और आपने देखा जो 13 महीने का आंदोलन था वो बहुत ही अनुशासित शांति प्रिय था। सरकार ने झुकना पड़ा। हम मोदी के बारे में ये बात कहना चाहते हैं कि उसने ये कह के उठाया कि मैं समझाने में असफल हो गया, मैं काले कानूनों को वापस लेता हूँ और आप अब घर चले जाओ। हमने कहा भाई हम घर ऐसे कैसे चले जाएं, आपने कानून बनाए, आपने वापस ले लिया, हमारी मांग तो यूं की यूं है, उनको तो पूरा नहीं किया। तो उसने वायदा किया था कि 1 साल में मैं आपकी सारी मांगों को पूरा कर दूंगा, और 1 साल तक हम बिल्कुल चुप रहे, 1.25 साल भी चुप रहे। 3 महीने पहले हमने ये किया कि भाई 26, 27, 28 जो नवंबर है वो ऐतिहासिक आंदोलन के हमारे 3 साल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें दुनिया की आज तक इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं हुई और एक बड़े तानाशाह को हमने झुकाया। उसको याद करते हुए 3 साल पूरे होंगे आंदोलन के, तो 26, 27, 28 को ये केवल पंचकुला में नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्यों की राजधानियों में था, सभी 8 केंद्र शासित राज्यों की राजधानियों में भी था, जहाँ राजभवन होते हैं, हमारे राज्यपाल बैठते हैं वहाँ, और चाहे वो उप राज्यपाल बैठते हैं वहाँ भी ये धरने प्रदर्शन किए गए। जैसे मोटिव था कि जो वायदे किए थे, जिन वायदों को करके हम उठाए थे वो पूरे नहीं हुए, उनको पूरा करो। उसमें वायदे क्या थे? सबसे पहला था कि एमएसपी पे हम आपको कानूनी गारंटी देंगे खरीद की, और लागत का 1.5 गुना दाम देंगे। ना तो लागत का 1.5 गुना दाम मिला और ना खरीद की गारंटी मिली। आपको याद होगा 20 दिन पहला जब आप यहाँ सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि हमारा धान ठीक नहीं बिक रहा, 2203 रुपये का रेट है, कोई 2100 बोलता है, कोई 2000 बोलता है, कोई 1900 बोलता है, और ये कह के कि ये ज़्यादा गिल्ला है, ये कह के कि उनका स्टॉक पूरा हो गया। तो इसका मतलब है कानूनी गारंटी तो खत्म हुई। एमएसपी वैसे होने का क्या बनता है जब उस पर खरीदी नहीं हो रही है। दूसरा, हमें लागत का 1.5 गुना दाम नहीं मिला। यदि आज 1.5 गुना दाम होता तो जीरी का भाव कम से कम 3300 रुपये होना चाहिए था, जो 2203 पे हम 1100 रुपये का नुकसान में जीरी बेच रहे हैं, वैसे भी यदि रेट पे बिके। तो ये हम चाहते हैं कि लागत का 1.5 गुना दाम मिले और खरीद की कानूनी गारंटी मिले। दूसरा ये था कि किसानों को, ये मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिली, किसान को भाव नहीं मिला, जिसकी वजह से उनके सिर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया। और हिंदुस्तान की सरकार की अभी एक रिपोर्ट आई है कि टोटल 21 लाख करोड़ रुपए किसानों ने, मजदूरों ने सरकारों के, सोसाइटियों के और साहूकारों के देने हैं। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल खरे देने हैं और देंगे एक एक पैसा, लेकिन पहला हमारा भी हिसाब कर दो, हमने 56 लाख करोड़ रुपए लेने भी हैं। यदि हम 21 लाख करोड़ दे दें तब भी हमें 35 लाख करोड़ रुपए बकाया हमारा बचता है। तो अब एक बार किसान को, मजदूर को, सबको एक बार कर्ज मुक्त कर दो, ये अपील थी दूसरी। और उन्होंने वायदा किया था कि हम इस पर कमेटी बनाकर विचार करेंगे। बिजली बिल संसद में पेश ना करें, क्योंकि उसमें सारी स्लैब एक जैसी हो जाएंगे और बिजली का पूर्ण रूप से निजीकरण हो जाएगा। निजी कंपनियां अपने रेट मन मर्जी के बढ़ाएंगे। खेती का रेट भी बहुत महंगा हो गया था, हम खेती नहीं कर पाएंगे, और खेती नहीं होगी तो ये देश भूखा मरेगा। मैंने खुद वो ज़माना देखा है जब अमेरिका से एक लाल रंग की गेहूँ आती थी, जिसे आज कोई खाना पसंद नहीं करता, वो हमने राशन कार्ड पर खुद जाकर दुकान से खरीदी हुई है। तो एक ऐसा ज़माना क्या वापस लेना चाहते हैं मोदी जी? ये बिल्कुल गलत है। और बिजली का ऐसा कोई कानून हमें मंजूर नहीं है जिसमें महंगा, सस्ता, कमर्शियल, खेत और घर डोमेस्टिक सारे का एक रेट हो, वो स्वीकार नहीं है। और जो बिजली का ढांचा चल रहा है, खेत की फ्री, घर की सस्ती, 300 यूनिट सबको हर मीटर पे फ्री मिलने चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसको कहीं भी उन्होंने विचार करके पूरा करने की कोशिश नहीं की। लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा देने का सवाल था, अभी तक अजय टैनी मिश्रा के लड़के को फांसी नहीं दी गई है और अजय टैनी मिश्रा को कैबिनेट से भी नहीं हटाया गया है।
और हम चाहते हैं कि सब बूढ़े बुजुर्ग आदमी जो 60 साल की उम्र पूरा करके 10,000 रुपये मासिक बिना शर्त की पेंशन, ये ना हो कि उनका घर में कितनी आमदनी है, कभी 3 लाख कहते हैं, कभी 1,80,000 कहते हैं, सबको मिलनी चाहिए जिसने भी अपनी जवानी देश के लिए लगाई है। ये बड़े मुद्दे थे जिनको वायदा उनने किया था लेकिन पूरा नहीं किया, उसको याद करवाने के लिए हम गए थे। किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, उनको याद करवाने गए थे। हरियाणा सरकार ने बीमा कंपनियों की लूट जो मचाई उसको रुकवाने के लिए गए थे। और जो मुआवजे हमारे पेंडिंग है 4 साल के 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का अभी पेंडिंग है, उनको क्लियर करवाने के लिए हम पंचकूला गए थे। और हमें उम्मीद है राज्यपाल ने जिस हालत में हमारे से बातचीत की है, आश्वस्त किया है कि मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके हरियाणा सरकार से आपकी बातचीत कराऊंगा। और राज्य सरकार के साथ साथ में केंद्र सरकार को भी आपका जो मांग पत्र केंद्र से संबंधित है इसको भेजकर वहाँ अपने रिकमेंडेशन के साथ विचार होगा, ज़रूर होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन वो क्या करते हैं मैं नहीं कह सकता। हमने तय कर लिया कि हम 11 तारीख तक इंतजार करेंगे और 11 आपने तारीख विश्वास जताया है? हमने खुद कहा कि हम 11 तक का इंतजार करेंगे, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। और 11 तारीख तक नहीं होता तो फिर हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की एक मीटिंग करेंगे और आगामी आंदोलन की उसमें घोषणा करेंगे। ठीक है जोगिंदर जी, वादा खिलाफी करी है मोदी साहब ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने? बिल्कुल वादा खिलाफी की है। जिस टाइम हम 13 महीने किसानी संघर्ष में रहे, 13 महीने के बाद सुबह प्रकाश पर्व के दिन में देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर के 8 बजे टेलीविजन पर आपके माध्यम से आम जन से ये एक माफ़ी मांगने का काम किया था कि मैंने ये जो 3 काले कानून तो वो नहीं कहेंगे, वो कहता है भी मैंने किसानों के हक में 3 कानून बनाए थे, वो किसान के मेरे वर्ग को पसंद नहीं आए, मैं उनको समझाने में असफल रहा, तो मैं इनको वापस लेता हूं और मैं इस समाज से एक वर्ग से माफ़ी मांगने का काम करता हूं। उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि मैं MSP है जो उसके ऊपर लिखित में गारंटी कानून बनाने का काम करेंगे और आपकी कमेटी बनाने का काम करेंगे। उसके बाद जो बिजली बिल विधेयक था, भारतमाला के नाम से जो रोड निकाले जा रहे हैं उसमें भूमि अधिग्रहण का मुख्य मांगे थी, और जो हमारी कर्जा मुक्ति की मांग थी पूरे देश के अंदर, और छोटी छोटी प्रदेशों की मांग थी वो अलग थी। लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी किया। वादा खिलाफी के बाद हमने कुछ समय तक केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री के बयान का इंतजार किया, लेकिन इंतजार की कोई सीमा होती है। उस सीमा को जब उनके द्वारा से कुछ नहीं आया तो पूरे किसान मोर्चा की तरफ से एक कॉल दी गई कि आने वाली 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को हर राज्य की राजधानी के अंदर 3 दिन का पड़ाव किया जाएगा और राज्यपालों को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। उस मुहिम के तहत हम पहुंचे। जोगिंदर जी, एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी कई राज्यों के जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं और रिजल्ट आना बाकी है, तो ऐसे में किसानों का कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? हमारा तो सब जगह, 5 राज्यों की बात नहीं, पूरे देश के अंदर हम ये कहेंगे कि इस प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसान के मेरे वर्ग की कमर तोड़ने का काम किया, जहाँ तक हमारी आवाज़ जो भी मेरे को देख और सुन पा रहे हैं, मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि ये किसान का मेरे वर्ग को जो वादा खिलाफी की है, इनको इनकी औकात दिखाने का काम करें। खुल्लम खुल्ला कहना चाहते हैं, जो बीजेपी की देश के अंदर सरकार है, ये नकमी और नकारी सरकार है, इससे छुटकारा देश को चाहिए। सर, किसान लोग कह रहे हैं जो बीजेपी सरकार में उनका शोषण हुआ है, उनके जो मुआवजा नहीं मिला है, उनकी फसलें है जो सही रेट पे नहीं बिकी है, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें मोदी जी की फोटो है या खट्टर साहब की फोटो है, उनमें लगा हुआ है कि बीजेपी सरकार है जो किसानों की हितैषी है, उनकी दुगनी आय कर दी गई है, उनकी फसल है जो सही टाइम पे बिक रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? वो तो ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं। ऐसा है बेटा, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों के इन चैनलों को धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारे आंदोलन को पहले भी कवर किया है, जन जन तक आवाज़ पहुँचाई है। अब सबसे पहले ये मुद्दे जो सेंटर के थे, जैसे मास्टर जी ने बताया, नैन साहब ने बताया, इनके साथ साथ वापस तो उन्होंने कह लिया ये एक मंदारी है, ढोंगी है, शुरू से है। देश की आज़ादी के टाइम भी इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, एक आदमी का नाम ये ले नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने बार बार कभी पटेल का नाम लेना पड़ता है, कभी गांधी का। वीर सावरकर का नाम तो ये गद्दार था, वीर सावरकर ने भी गद्दारी की थी। नहीं, सजा भुगती है, वास्तव में सजा गाया था जेल में। उसने 6 माफीनामे ऑन द रिकॉर्ड है, माफीनामे मांगे, सिलेंडर किया, अंग्रेजों के लिए काम किया, नेताजी की फौज का बहिष्कार किया, लगातार गद्दारी करता रहा। और वो तो काफ़ी देर बाद, देश आज़ाद होने के बाद भी 20 साल 10 साल 20 साल तक पेंशन लेता रहा, और पेंशन उसकी एक DC के मुकाबले की पेंशन थी। तो इतना बड़ा माफी तो मोदी साहब ने भी किसानों से मांगी। ये माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी किसानों से नहीं मांगी। यदि वास्तव में मोदी किसानों से माफ़ी मांगता तो आज किसान दर दर की ठोकरें नहीं खाते। माफ़ी इन्होंने उन सेठ साहूकारों से मांगी जिनके लिए ये प्लेटफार्म तैयार किया गया था। ये कोई मोदी का राज नहीं है, ये साहूकारों का राज है। ये तो बीच में माध्यम है, पब्लिक से गलती होगी और ये वहाँ ताकत पब्लिक ने इसको दे दी। इसने पब्लिक की कोई ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप देख लो, 15 लाख तो आपके खाते में भी आने चाहिए थे। 15 लाख की बात थी। हाँ, 15 लाख की बात करता था, किसी के खाते में आए क्या? 2 करोड़ रोजगार की बात करता था, आए क्या?
देश का प्रधानमंत्री बने हैं। ये सारे भारतवर्ष के लिए 145 करोड़ पब्लिक है, सिर पे माथे पे कलंक है। विदेशों में इसकी पूरी, दूसरे देशों में पूरी बात पिट रही है। ऐसा ऐसा इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी और अगले पार्लियामेंट के चुनाव में ये जाने वाला है। पैर के पुत पालने में देख रहे हैं, ये भी इसके जांदे जांदे आगे पैर हैं। सर आप कह रहे हैं कि 2024 में जाने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी अभी है जो 15 अगस्त पे है जो ऐलान करते हैं कि मैं 2024 में फिर लाल किला पे आऊंगा और जो झंडा तिरंगा फिर फहराऊंगा, वो तो कह रहे हैं कि हमारे 2024 में। भाई किसी के कहने से कुछ नहीं होता। वो तो 26 जनवरी पे भी न्यू करा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी दिन गुजरात के अंदर बलात्कारी क्या 11 लोगों को रिहाई कर रहा था और उसका फुल्लांगी माला डल लग रही थी। ये आपसे बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ, आपके सामने था, तो वो आप देख रहे थे। नहीं मुसलमान मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का खून तो सबका एक है। यही तो बात है, इसके पास और कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान का नाम लेता है, ये चीन का कभी नाम नहीं लेता, जबकि हजारों एकड़ जमीन काबिज तो पहले भी थी, लेकिन इसने तो इसके टाइम में तो वहां काम बच गए। चीन का नाम नहीं लेगा। पाकिस्तान की औकात क्या है आपने देखा होगा। 71-72 में जब ये बांग्लादेश अलग कराया, 95,000 सैनिक पाकिस्तान के सिलेंडर करके थे, हाथ खड़े करके थे, एक दिन में कब्जा कर ले। जाट रेजिमेंट के पास आज भी वो पत्थर पड़ा है जिसे वह लिखा है वह लाहौर 2 किलोमीटर दूर है, वहां तक पहुंच गई थी सेना। और ये काम सेना करती है, पराक्रम ये करता है। अब देख लो वो जहाज, वो चंद्रयान जो चलिया था, या वहां बैठ गया वैज्ञानिकों के पास जाकर, जमा नजदीक जाके दराम पड़ा। अब देख लो क्रिकेट मैच में ये नहीं वहां जाता और उस स्टेडियम में कभी नहीं था क्रिकेट मैच करवाने का। हाँ 40 मजदूर का नहीं गया, बच गए। जो ढेबिंग जिंदा एक नहीं बचा था। 41 जवान पुलवामा में शहीद कर दिए, जानबूझ कर मरवा के, और उनकी डेड बॉडियां पर देखा कुकर माथे टेका था। इसने 2019 में हारना था। पुलवामा की घटना, मंदिर की घटना, हिंदू की घटना, यह हमारा दुर्भाग्य है। हम पसीज जहां जल्दी याद नहीं रखते, कभी गौ का, कभी गंगा का, कभी वाले कह रहे हैं जो बीजेपी जो नरेंद्र मोदी की सरकार में देश विश्व गुरु बनने वाला है, और अभी विष्णु का अवतार उनको दिखाया गया है ऐसी सोशल मीडिया पे, जो कथित तौर पे फोटोज वीडियो चल रही है। ये जो पाखंड ये कर रहे हैं, अब पब्लिक इन पाखंडों को समझ चुकी है। ये किसी न किसी बीजेपी के बड़े नेता को भी मरवा सकते हैं। इस मंदिर का उद्घाटन करेगा उस टाइम साधु संतों ने भी मरवा इसका है, जैसे पुलवामा में 41 जवान इन्हें जानबूझ के शहीद करे थे और फिर वो नाटकबाजी करी थी। अब पब्लिक काफी समझ चुकी है। ये पिछले दिनों हरियाणा में भी ऐसा करना चाहते थे। ये तो किसान यूनियन ने, खापों ने, मजदूरों ने, कर्मचारियों ने, आप जैसे बहादुर पत्रकारों ने इसको उठाया और जब बोलिया इसको भाई देखेंगे मुसलमानों का हाथ कौन लाओगा। ये ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा ही करना है। ये दुर्भाग्य रहा है। आज देश 20 साल पीछे चले गया है। इनके 10 साल के राज में कितनी ढेर सारी प्रॉपर्टियां इन्हें बर्बाद कर दी है। अपने बाप दादा के बनाए जो रेलवे स्टेशन थे, कोडिया का भाव बेच दिए हैं। जो रेलवे लाइन हमारे मजदूर किसानों के इनकम टैक्स के पैसे से बनी थी, उनको तहस नहस कर दिया है। सारे महकमे बेच दिए हैं। ये सारा का सारा सिस्टम विदेशों में पैसा जमा करा रखा है। और ये सर्टिफिकेट देवे हैं भाई मोदी तो कहता बच्चे को नहीं, भाई बच्चे तो जोड़ा उठा के चल लूंगा। गब्बर सिंह के भी नहीं थे बच्चे, तो ये इतने चंबल के डाकू थे, वो क्यों लुटे करते? औलाद तो उनके भी नहीं थी। ये उनसे कम नहीं है। चंबल घाटी के जो डाकू थे उन सब से आज लग हिंदुस्तान में ऐसा आदमी ने जन्म नहीं लिया है जितना इतना पैसा लूट के विदेशों में पहुंचाया है। और इसके दल्ले गल्ले गुजरात के लोगों को आप अनुमान लगाओ, जितनी ये फसल बीमा जो कंपनियां थी, मैं महाराष्ट्र में भी खेती करता हूं, वहां भी सारे गुजरात के हैं, हरियाणा के हैं। कहीं ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे और स्टेट लेवल पे कोई ऑफिस नहीं इनका जो किसान जाके मिल ले, कोई एड्रेस नहीं। बैंक में एड्रेस है, बैंक को आदेश है, पैसा काट लेते हैं। और अब ताजी बात है वो छोड़ गए, रिलायंस वाले भैंस के छोड़ गए, अब नए आ रहे हैं। मास्टर जी थोड़ा क्रोनोलॉजी समझाओगे बीजेपी की कि कैसे काम करती है बीजेपी है, जो बीजेपी के लोग हैं। देखिए बीजेपी विश्व गुरु की बात कह रहे हैं, विश्व गुरु बना है वो तो तय हो गया। अब जनता जो कह रही है, ये इसके लोग तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेगा, और आम लोगों की आवाज़ ये आ रही है कि तो पनौती हो गया। अब पनौती होने का अर्थ है कि सत्यानाशी है, और सत्यानाश स्पष्ट दिखने लग गया अब, क्योंकि सरकारी विभागों को बेच दिया गया। और कुछ कहावतें हैं, चाहे भले ही वो किसी विपक्ष का नेता ने कही हो। जब राहुल गांधी ये कह रहा था कि चौकीदार ही चोर है, तब बहुत सारे लोग पूरे देश में अपने आप को मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार,
लेकिन वो सिद्ध हो गया कि वास्तव में चौकीदार ने ही चोरी की है। और अब जब पनौती शब्द आया तो फिर एक भी नहीं बोलिया। अब भी हम कहते हैं कि लोगों ने यूँ कहना चाहिए थे मैं भी पनौती हूँ, मैं भी पनौती हूँ, किसी ने नहीं कहा। एक क्रोनोलॉजी क्या है वो तो नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे। सबसे पहली तो है कि जनता में जितनी फूट डालो उतना ही हमें फायदा होगा। फूट डालने के माध्यम क्या हैं? देश विदेश के नाम है, जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान। फिर धर्म है, मुसलमान, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये सारे के सारे धर्म के नाम पर बांटो। फिर जातियों के दंगे कराओ। हरियाणा में आपने देखा 2016 में क्या कुछ घटित हुआ था। और अब जब सच्चाई सामने आ रही है, वो जाट आंदोलन के जो जाट नेता थे या जो नौजवान पकड़े गए थे सारे के सारे बरी हो गए। तो इसका मतलब उन्हें दोष नहीं किया था, तो फिर दोष किसने किया था? वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? अभी भी आप बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, लोग तो बरी हो जाते हैं, लेकिन उसका दोषी कौन था ये कोई जांच नहीं होती। ये क्रोनोलॉजी तो उस रूप में चलती है उनकी कि पहले इन्हें बांटो, फिर डिवाइड एंड रूल सबसे बड़ी पॉलिसी है। और ये अंग्रेजों से सीखी हुई है इन्होंने। खासकर इनके जो आदर्श लोग हैं उनमें हिटलर जैसे लोग थे जिन्होंने जर्मनी का नाश किया था। और हमें बड़ा खतरा है कि ये लोग यदि आगे भी बढ़ गए तो इस देश को जर्मनी बना देंगे और यहाँ भी वही मारकाट, हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम, इस तरह की योजनाएं हैं और वो यहाँ इस देश में नहीं होने देंगे। क्योंकि इस देश की खासियत है कि इसमें रंग बिरंगे लोग, अनेक तरह के लोग रहते हैं और अनेकता में एकता ही हमारी खूबसूरती है। उसी प्रकार हम समाज को प्रेरित करते हैं कि हम अनेकता में एकता स्थापित करके इन शक्तियों का मुकाबला करेंगे और इनको कामयाब नहीं होने देंगे। सर हिसार की आपने बोला है कि 11 तारीख को एक मीटिंग होगी, उसके बाद जो फैसला लिया जाएगा, कोई ऐसा फैसला होगा जैसे दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला था, दिल्ली पे दोबारा है जो पड़ाव किया जाएगा, वहाँ पर वहीं टेंट गाड़े जाएंगे वहाँ पर? देखो ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि हम मंथन करें और जनता का टेम्परेचर देखेंगे, किसान कितना दमखम के साथ। और आपने जो आप खुद बोलिया कि हमने पंचकूला में देखा कि भाई वो खाना भी वहीं ले रहे थे, बिस्तर भी अपना साथ लेकर गए थे, ट्रैक्टर ट्रेलियम उनके ठहराव थे और सब लोग बड़ी खुशी के साथ, पुरुषों ने भी खाना बना के खाया है वहाँ। अभी तक जो महिलाएं बनाती रही हैं और बड़े बड़े लंगर अपने यहाँ नरवाने की टीम ने भी लगाए और हमारे अम्बाड़े के साथियों ने भी वहाँ बड़ा अच्छा प्रबंध कर गया था, लंगर की सुविधा थी। तो हमें ये सब सीख गए अब किसान। और किसान जहाँ भी चलेगा पूरे जोश के साथ, दमखम के साथ चलेगा और जीत मिलने तक वो पीछे हटने वाला नहीं है। सर मेरा तो क्वेश्चन ये है कि लंबा आंदोलन रहेगा, दिल्ली में पड़ाव किया जाएगा? आपका क्वेश्चन का इसलिए जवाब नहीं अकेला दे सकता कि मैं अकेला नहीं, क्योंकि वो फैसला तो उस कमेटी में होना है जिसमें हमारे 18 लोग शामिल होंगे और वो जो फैसला लेंगे तभी उसी दिन डिक्लेयर हम 11 को ही कर सकते हैं। लेकिन ये बात कहीं न कहीं विचार की जा सकती है कि हमें फिर दिल्ली की तरफ रुख करना चाहिए।